तो सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप जा रहे हैं या अगर आप सही तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज की क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। यह बात आप ध्यान रखिए। क्लियर है? तो जब हम चलते हैं अगले सेगमेंट में, और भारत का यह सबसे कंप्रिहेंसिव, ये श्रृंखलाओं के रूप में लेकर आऊंगा, मैं 1 to 1 चलूंगा आपके साथ, और आप ये समझिएगा। तो आज की क्लास किसके लिए है? वो जो बिगिनिंग कर रहे हैं, वो जो तैयारी करना चाहते हैं और सही तरीके से अपनी तैयारी को लेकर जाना चाहते हैं, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में वो सेलेक्ट होना चाहते हैं, वो जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम शुरू करते हैं सिलेबस एनालिसिस। जब मैं यूपीएससी के बारे में बात करता हूं तो यूपीएससी में लिखी है, सबसे पहली बात मेरी लिखी है कि सबसे पहला शर्त क्या होती है। पहली शर्त जो होती है यूपीएससी की, वो होता है आपका मोटिवेशन। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आपके पास सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर क्या है, कारक क्या है, जिसे एक्स फैक्टर कहते हैं, उसको बोलते हैं आप आईएएस की तैयारी क्यों करना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे उतर रहे हैं, चाहे वो भी 11th में हो, 12th में हो, या अभी जो है वो तैयारी प्रिपरेशन कर चुके हो या कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखें आपके पास एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए। आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं? यह कुछ भी हो सकता है। आप अपनी गरीबी से लड़ना चाहते हैं, लोगों को जवाब देना चाहते हैं, अपने माता पिता को सम्मान दिलाना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ एक वर्ग के लिए आप काम करना चाहते हैं, आप करिए, लेकिन उस क्यों को गहराई से ढूंढिए। पापा ने कहा था, फलानवा का वीडियो देखे थे, वो फलानवा की पावर देखे थे, ये ज्यादा दिन तक यहां पर आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा एक लंबा सफर है, एक जटिल सफर है, और हमें देर तक इसके साथ चलना पड़ता है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है, जो सबसे पहला तैयारी, अगर आप बिगिनर हैं, आपके दिमाग में कई प्रश्न आते होंगे। सर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता, मुझे बताइएगा, ये प्रॉब्लम आती है। सर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता हूं, न्यूज़पेपर में मुझे नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? सर न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए? पहला, सर कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए? सर बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए? सर नोट्स कैसे बनाने चाहिए? सर हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए? ये प्रश्न आप मुझसे पूछते हैं। इन सारे सवालों का जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आज मैं क्लास लेने जा रहा हूं, उसमें यह जवाब छुपा हुआ है। और वो सबसे बड़ी चीज है, वो ये है कि जब भी आप अपनी पढ़ाई करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है सिलेबस एनालिसिस। किसी भी पढ़ाई का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, राइट? सबसे बड़ा हिस्सा होता है। बिना सिलेबस एनालिसिस के आप कभी भी यूपीएससी में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि बुक्स आपकी दोस्त बन जाए, एक न्यूज़पेपर जब आपके सामने आए तो उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, अगर ये जानकारी चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो ऑथेंटिक सोर्स से स्टैटोडायनामिक पढ़ाई कर सकें, यानी उसके जो स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन दोनों को मर्ज कर सके, इन सारी चीजों को समझने के लिए अगर आपके पास सबसे जरूरी कोई चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सिलेबस एनालिसिस, राइट? अब ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो सिलेबस, आप कहते हैं यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है? तो कल जो मैंने क्लास आपसे ली थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल कितना देना चाहिए। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक है सिलेबस और एक है एनालिसिस। सिलेबस का मतलब होता है जो यूपीएससी ने आपके सामने रख दिया, जो आपके मेंस के प्री के रूप में आपके सामने रख दिया। एनालिसिस का मतलब होता है उसका प्रेक्षण करना, उसको कई टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे ये मेरे सामने भाई, ये क्या है? ग्लास है, ये राउंड शेप में है, इसमें पानी भरा हुआ है। पानी क्या पूरा है? नहीं, इसमें आधा पानी भरा हुआ है। तो बहुत सी चीजें हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसके उद्देश्य और इसके आकार, यानी इसके पर्पस, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके शेप, दोनों को समझने की प्रयास कर रहा हूं। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है किसी बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में तोड़कर उसकी गहराई से जांच करना। सो एनालिसिस यानी हम लोग जो विश्लेषण करने जा रहे हैं, हम यूपीएससी का सिलेबस, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट तो पहली बात सिलेबस पढ़ता ही नहीं है, सीधे वो किताब में कूदता है, सीधे वो न्यूज़पेपर हाथ में उठा लेता है। ठीक है, अभी कुछ बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि सर हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर चुके हैं, लेकिन क्या पढ़ना है हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम यहां सबसे पहले बात करेंगे, और हम बात करेंगे एनालिसिस के बारे में। तो आपको समझ में आया कि सिलेबस का मतलब हुआ यूपीएससी ने जो भाषा प्रयोग की है। सिलेबस क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लो। सिलेबस का व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिलेबस? सिलेबस का मतलब होता है कि यूपीएससी जो संस्थान है, जो एग्जाम ले रही है, वो आपसे कम्युनिकेशन कैसे करेगी। सिलेबस आपके और यूपीएससी संस्था के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम है। दिस इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वो आपसे क्या चाहता है, वो समाज, अर्थव्यवस्था, भूगोल, संस्कृति, इतिहास, आईआर, इन सब के माध्यम से वो आपसे क्या बात करना चाहता है, वो जो बात करने का तरीका है, वो उसने सिलेबस के माध्यम से आपसे रख दिया कि भाई मुझे आपसे गणित में ये चाहिए, कंप्रीहेंशन में ये चाहिए, रीजनिंग में ये चाहिए, हमें आईआर में ये चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी एथिक्स में मुझे ये चाहिए। लेकिन एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस टीचर और स्टूडेंट मिलकर करते हैं कि जो बात हमसे कही गई है, यूपीएससी ने हमसे कहा है, उसके सभी पक्ष कौन से होंगे, उनको हम कैसे जो है वो तोल मलोल के हम देख सकते हैं कि कैसे इसको हम तोड़े जा सकते हैं। यानी जो भाषा यूपीएससी ने गूढ़ भाषा की है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अभी आप बिगिनर हैं, तो आपके लिए मस्ट है। तैयारी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण जो होता है सिलेबस एनालिसिस। अगर आप
आपने सिलेबस को छोड़ दिया तो निश्चित यकीन मानिए कि आपके लिए आगे जो सिलेक्शन है वो बहुत चुनौतियों भरा या शायद नहीं के बराबर माना जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस एनालिसिस का। तो सिलेबस एनालिसिस, दिस इज द गाइडिंग फोर्स। अब आप समझिए, पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि व्हाई सिलेबस एनालिसिस, हमें सिलेबस एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ने जा रही है। तो मैं एक एक तथ्य आपको साइकोलॉजिकली जो है मनोवैज्ञानिक रूप से आपको बताऊंगा कि बिना इसके क्यों जो यूपीएससी की यात्रा अंतहीन हो जाती है, दिशाहीन हो जाती है, अंधेरों में एक जो है वो हमेशा के लिए जीवन खो जाता है, क्यों इसके बिना यूपीएससी को आप समझ नहीं सकते, संवाद नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अब जरा हम समझते हैं, तो वहां पर जो है वाई सिलेबस एनालिसिस, पहला इसमें है कि यूपीएससी आपसे चाहता क्या है, आप किस ट्रेड्स की आपकी परीक्षा लेगा। संसार में अलग अलग तरह की परीक्षाएं, भारत में अगर बात करें तो आईआईटी जेईई की परीक्षा अलग है, नीट की परीक्षा अलग है, बैंकिंग अलग है, तमाम तरह की परीक्षाएं। तो हर परीक्षा की अपनी एक भाषा, अपनी एक चाहत होती है, वो किस तरह के व्यक्तित्व, किस तरह के ट्रेड्स को वो अंदर चाहता है। बैंकिंग में जाओगे तो वो उम्मीद करेंगे कि आपके पास गणितीय क्षमता यानी मैथमेटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप किसी और एग्जाम के लिए जाते हो, आईआईटीज में जाते हो तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पर आपको बहुत फोकस कराते हैं। नीट के लिए जाते हो तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी उनका जो है वो डोमिनेंस फैक्टर हो जाता है। हर एग्जाम का एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह यूपीएससी जैसी संस्था की भी अपनी रिक्वायरमेंट है। उन्हें अधिकारी चाहिए। क्यों चाहिए वो अधिकारी? वो अधिकारी इसलिए चाहिए ताकि वो समाज में जो होने वाले परिवर्तन है, सरकार जो एक लोक कल्याणकारी संस्था की तरफ बढ़ना चाहती है, वो किसके माध्यम से बढ़ेगी? सरकार चाहती है, संसद में उस चाहत को कानून बनाकर रखा जाता है। लेकिन आप जो अधिकारी बनेंगे तो उस चाहत को, उस जो विश है गवर्नमेंट की, उसको जनता के बीच में ले जाने का कार्य पूरा करेंगे। सरकार चाहती है कि सबको हॉस्पिटल के बेड मिले, सरकार चाहती है कि भोजन मिले, सरकार चाहती है आवास का जो है अधिकार मिले। लेकिन सरकार की जो चाहत है, उसकी जो बजट है, उसको खर्च करने, उसको नियोजित करने, उसकी प्लानिंग करने, उसके एग्जीक्यूशन करने की जो ताकत कोई देता है, तो वो आप अधिकारी के रूप में आप जनता के साथ सीधे जुड़कर, यानी सरकार और जनता के बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ी है उसके रूप में आप देंगे। यानी इस संस्था की चाहत को पहले समझो, इस संस्था की जो है विश को पहले समझो कि यह संस्था आपसे चाहती क्या है। यानी एक ऐसा व्यक्तित्व तो चाहती है जो समाज के विभिन्न आयाम, जब समाज को हम देखते हैं, समाज के विभिन्न आयामों को समझे, जाने, उसकी जरूरतों को समझे, समस्याओं को समझे, समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े और हर टुकड़े पर अपना एक प्रहार करे, अटैक करे और उसका समाधान दे। भुखमरी की समस्या को रातों रात नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि भुखमरी की समस्या को मिटाने के लिए आपको अन्न के उत्पादन की समस्या को समझना पड़ेगा, और अन्न के उत्पादन की समस्या को समझने के लिए आपको भूमि को भी समझना पड़ेगा, किसान को भी समझना पड़ेगा, और कृषक को भी समझना पड़ेगा, और खेती किसानी को भी समझना पड़ेगा। तो इधर आपके सामने भूखे लोगों की संख्या खड़ी है, लेकिन इसकी समस्या के समाधान के लिए मुझे अन्न की उपलब्धता को भी समझना पड़ेगा। तो यूपीएससी जो है वो कहता है कि कम से कम समस्याओं को सही ढंग से समझने की आदत डाल लो। अगर हम कहें अरे साहब भुखमरी नहीं खत्म हो रही है, हिंदुस्तान में बहुत भुखमरी है, आईएएस के रूप में भुखमरी मिटा दूंगा। अरे भुखमरी क्या, कैसे ऐसे करोगे क्या? आबरा का डाबरा और जो उनके थाली में खाना आ जाएगा। थाली में खाना आने के लिए मेरे देश में कितनी अन्न की उपलब्धता है, मेरे देश में अन्न का उत्पादन कितना है, क्या जो अन्नदाता है, उत्पादक है, वो सुरक्षित है या नहीं है, क्या हमारे यहां जमीनें हैं या नहीं है, हमारे जमीनों की उत्पादकता है या नहीं है, उत्पादकता बढ़ाने के इलाज क्या होंगे। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तब जाकर समस्या के सही समाधान में पहुंच पाओगे। क्लियर है? तो यूपीएससी इज ऑल अबाउट दैट, दिस ड्रीम, इस चीज को अपने सामने रख लो। लिखते हो ना कि मैं फलानवा जो है इस ईयर में आईएएस बनूंगा, इसको लिखो, इस प्रश्न को बार बार स्ट्राइक करो। तुम अभी तक कहते हो मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, हु आई एम, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। लिखा होगा तुमने अपनी डायरी में, अपनी किताब में, अपनी दीवारों पे लिखा होगा। अब लिखो यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, और उस चाहत को जितनी गहराई से तुम समझ पाओगे उतना ही ज्यादा तुम उसके नजदीक पहुंचते जाओगे। क्योंकि यहां पर क्या है, डिमांड सप्लाई है। वो जो तुमसे डिमांड कर रहा है, तुमने अपने ट्रेड्स में सप्लाई कर दिया, वो तुम्हें उठा के लेकर जाएगा। बोले भाव आ जाओ लबासना में, अदरवाइज माथा पटकते रहोगे। वो चाहता कुछ और है, तुम दे कुछ और रहे हो, तो दिक्कत वहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलें, सिलेबस को क्यों हम पढ़ते हैं? सिलेबस इज अ गाइडिंग फोर्स। ठीक है, लोगों को लगता है गाइडिंग फोर्स का मतलब क्या? निर्देशक शक्तियां। निर्देशक शक्तियां, मुझे किधर जाना है। सिलेबस क्या बताता है? जब आप यूपीएससी में उतरोगे, अथाह सागर है। जब अपने बुजुर्गों से पूछोगे, बुजुर्ग मतलब वो कई साल तैयारी करके जो वापस लौट चुके हैं, उनसे जब पूछोगे
तो कहेंगे अरे सूर्य के प्रकाश के नीचे आने वाली हर वस्तु पढ़नी पड़ती। ऐसे वो मुंह बना के ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसे लगता है ऊपर से सिलेबस गिरेगा। सूर्य के प्रकाश में आने वाली हर वस्तु हमें पढ़नी पड़ती। अच्छा, इतनी उम्र है हमारे पास, पंचवर्षीय योजना बना के चलने का सरकार ने भी बंद कर दी, लेकिन तुम्हारी नहीं बंद हो रही है। तो उसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन में दिस इज अ गाइडिंग फोर्स। गाइडिंग फोर्स का मतलब होता है कि मुझे कहां जाना है, मुझे कैसे पहुंचना है, यह मुझे पता होना चाहिए। मैंने कहा सर मुझे लबासना पहुंचना है, मुझे मसूरी, तो भाई मुझे पता है कि लबासना मसूरी में है, मसूरी उत्तराखंड में, उत्तराखंड जाने का रास्ता ये है, यानी इस डायरेक्शन में ये हाईवे पकड़ के मैं चला जाऊंगा तो मैं आराम से मसूरी पहुंच जाऊं। सर मुझे मसूरी जाना है, सर मुझे लबासना जाना, किधर है लबासना, पता नहीं, शायद कन्याकुमारी में तो नहीं है। तो अब पता चला तो गलत दिशा में चल दिए, जाना था पहाड़ों पर, चले गए जो है वो साउथ इंडिया में। तो क्या होता है सिलेबस, सर मुझे विपिन चंद्रा पढ़नी है, सर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, इस तरह की बातें करते हो। लेकिन उस न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस खाई में गिरी, हाँ सर मैंने नोट डाउन कर लिया, बस खाई में गिरी, 14 लोग मरे, बड़ी अच्छी बात है, आपने तो बड़ा चमत्कृत कर दिया। ठीक है, आपने छोटी छोटी चीजें उठा के पढ़नी शुरू कर दी। सर वो फलानवा नेता के ऊपर इंक फेंक दिया गया, मैंने नोट डाउन कर लिया, सर मुझे पूरा याद है कितनी बूंद इंक की गिरी, और आप बड़ा खुश हैं अपने आप से। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है उसमें, और सबसे जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इस अथाह सागर में, ठीक है, जो मछली पकड़ता है वो बहुत अच्छी तरह जानता है, ठीक है, तो वो जानता है कि जाल कहां फेंकना है, कितनी मछली निकालनी है हमें। तो इसी तरह से हमें यहां पर भी हमें क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ सिलेबस हमें बताता है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है, एक ऐसा इम्तिहान है जहां इसके लिए ना स्पेशल कोई न्यूज़पेपर है, ना इसके लिए कोई बुक है। कभी तुमने देखा किसी यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया है कि यूपीएससी के लिए, या यूपीएससी ने कहा कि फलानी बुक्स पढ़ लेना, सिलेक्शन हम करा देंगे। यूनिवर्सिटी में जाते हो तो हमारी पुस्तकें, होता है किसी कॉलेज में जाते हो कि ये हमारी पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं या बताया जाता है। यूपीएससी में तुमने कभी सुना कि यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि दीज आर द 10 बुक्स, आप पढ़ लेंगे तो और आपका सिलेक्शन, हम पेपर यहीं से लेंगे? कभी सुना तुमने? इतिहास की कम से कम मार्केट में 200 किताबें उपलब्ध हैं, ज्योग्राफी की 50 किताबें उपलब्ध हैं, पॉलिटी की जाने कितनी किताबें उपलब्ध, जो मन में आ पढ़ो। यूपीएससी कहता है तुम कहीं से पढ़ो, हमसे क्या मतलब है, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम जो भारत की समस्याएं तुम्हारे सामने रख रहे हैं, तुम उसका जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते, मुझे सिंपल सा बता दो। कहीं तुमने देखा आज तक कि किसी भी लिखा यूपीएससी ने किसी नोटिफिकेशन में डाला फलाना न्यूज़पेपर हमारा है, फलानी बुक हमारी है? ठीक है, तो ऐसा कहीं नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो सबसे बड़ी बात है दिस इज अ गाइडिंग फोर्स, ये हमें अंधेरों में, इस अथाह सिलेबस में जो है वो हमें बताती है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर? अगला बात करते हैं। अगला, टू मेक बेटर स्ट्रेटजी, सिलेबस एनालिसिस आपको ये बताएगा। सपोज दैट आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं, जब आप तैयारी करने आओगे तो अभी लगता है, आप कहते हो आईएएस बनना है सर, आईएएस बनना है सर, आईएएस बनना है। जब अंदर पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि साइंस वाले को ह्यूमैनिटी पढ़नी पड़ती है, ह्यूमैनिटी वाले को साइंस पढ़ना पड़ता है, नॉन कॉमर्स वाले को इकोनॉमी पढ़नी पड़ती है। तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट से आपका जो है वो क्या होता है, फेस टू फेस होता है, राब्ता होता है। जब आप वहां मिलते हो तो आपको पता चलता है कि जैसे एक स्टूडेंट है, मान लो किसी ने हिस्ट्री पढ़ रखी है अपने ह्यूमैनिटीज में, और अगर वो आ रहा है तो वो उसको इतिहास में कम समय लगता है क्योंकि वो पहले ही पढ़कर आ चुका है, लेकिन उसको साइंस में ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, और जो हमारा साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है या उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, अब उसको हिस्ट्री में जो है समझने में, उस पर कैप्चरिंग करने में ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन साइंस उसके लिए बहुत छोटा सेगमेंट है। तो इसका मतलब है कि हम अपने एक अलग कैरेक्टर होते हैं, जब हम अपनी तैयारी करने उतरते हैं तो हमारा कैरेक्टर बिल्कुल अलग होता है। सिलेबस एनालिसिस हमें यह बताता है कि हमें किस पोर्शन में कितना टाइम लगाना है। क्लियर है? डन हो गया? तो आपसे एक बेहतर रणनीति, मान लीजिए मैं इतिहास में कमजोर हूं, तो मैं अब मुझे समय ज्यादा देना होगा हिस्ट्री के लिए, मैं सिलेबस साइंस पोर्शन में अपना टाइम कम कर दूंगा। तो मुझे बेटर स्ट्रेटजी बनाने के लिए, यानी सही रणनीति बनाने के लिए सिलेबस एनालिसिस बहुत मदद करता है। नेक्स्ट वन, सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो ये होती है, 21वीं सदी में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में बहुत कुछ, जैसे अभी आपने देखा कोविड के रूप में बड़ी चुनौती आई हमारे हेल्थ सेक्टर के सामने, सार्वजनिक क्षेत्र के सामने, हमारी अर्थव्यवस्था के सामने, हमारे यहां जो पलायन कर गए मजदूर, उनको खाने पीने की सुरक्षा के मामले में बहुत कुछ हमें पता चला कि हमें बहुत पिछड़े हुए। अभी हमारे जो एक राज्य से दूसरे राज्य मजदूर चले गए, उनको राशन की व्यवस्था नहीं हो पाई, उनकी आर्थिक सुरक्षा नहीं हो पाई, उनकी रोजगार की सुरक्षा नहीं हो पाई, तमाम तरह की चुनौतियां लगातार हमारे सामने आती रही। अर्थव्यवस्था बैठने के कगार पहुंच गई, हेल्थ सेक्टर बिल्कुल जो है वो तबाह हो गया, ऑक्सीजन की कमी से
मौतें हो गई, ठीक है, बहुत कुछ हमारे सामने आया। अगर आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, अगर आप जो है वो एक जो है वो यूपीएससी में है, आपके समक्ष निर्णय लेने में कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था खोलो तो मौत सामने है, ना खोलो तो भूख से आदमी और गरीबी से मरता चला जा रहा है। तो बहुत ही अलग तरह की चुनौतियां इस समय हमारे सामने से गुजर रही हैं। 21वीं सदी चुनौतियों की सदी मानी जाएगी। चुनौतियां बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलहदा होंगी, ठीक है, बहुत ही अलग तरह के चैलेंजेस है। पहले किसी को कोई चाकू दिखाता था, पर्स में जितना पैसा निकालता, जितना पर्स में होता था उतना ही निकालता था। अभी क्या है, आपको बिना बताए आपके पूरा जो है सिस्टम हैक हो गया, पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो गया, आपको पता भी नहीं चला कौन लेके चला गया, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, चुनौतियां। अब जो सामने है पुलिस वाले दौड़ा उसको पकड़ लिए, चोर है या पॉकेट मार है, लेकिन कौन है, एनोनिमस है, पता ही नहीं चल रहा है कहां चला गया। तो ऐसी कंडीशन में चैलेंजेस जो है वो चाहे पुलिस सेवा हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा हो, चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते चले जा रहे हैं। अगर आप किसी गुस्से में किसी को आपने कुछ बोल दिया, सो पता चला कि मीडिया बैठा हुआ है, उसके पास कोई काम धाम नहीं है, खबर कहां 24 घंटे लेकर आए। पहले तो केवल एक दूरदर्शन पे 1 घंटे का समाचार आधे घंटे का आता था, चुनिंदा खबरें, अच्छी अच्छी खबरें सुनाई जाती थी। अब आदमी 24 घंटे कहां जाए, माइक लेके जिसके मुंह में घुस रहे उसी मुंह में जो माइक घुसड़ के, हाँ बताइए आपके साथ क्या हुआ, तो बोले बहुत मारे डीएम साहब। अब तुम डीएम साहब हो, तुमने खाली गुस्से में डांट दिया, गलत आदमी काम कर रहा था, अब डीएम साहब बदनाम हो गए, मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया पे तुम्हारे खिलाफ जो है, जो तुम्हारे सामने बोलने की हौसला नहीं नीचे लगता है, अरे मारो ससुरे को, ये करो वो करो, चोर है फलाना, सब कुछ बोल दिया, किसी को कुछ तुम पकड़ नहीं सकते। व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके पास। पता चला शाम को तुम सही भी थे, तुम्हारा सस्पेंशन लेटर तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारा तबादला कर दिया गया। या तो इसका सीधा सा मतलब है कि चुनौतियां तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा, जो गलत भी कर रहा है तो उसको गलत बोलना नहीं है, तुम्हें उसको दूसरी तरह समझाना है। तो इसका मतलब है नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स, हमें बहुत बड़े परिवर्तन यहां पर करने पड़ेंगे। तो सिलेबस एनालिसिस आपको समझाता है कि 21वीं सदी में भारत के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। सिलेबस के माध्यम से उन चुनौतियों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे, व्हाट आर द चैलेंजेस क्या हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप जब समस्याओं को समझ पाओगे, जब भारत के चैलेंजेस को समझ पाओगे, तभी आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जा पाओगे। यानी जब आप बिपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत या तमाम अन्य बुक पढ़ रहे होंगे, तो बुक्स में अब सिर्फ आप डाटा नहीं रटेंगे। हम बुक पढ़ते समय सोचते अरे जल्दी जल्दी याद कर ले गांधी कहां कहां गए थे, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी का आज वर्तमान समय में 21वीं सदी में क्या योगदान हो सकता है, गांधी के विचारों का आज कितने प्रासंगिक है गांधी। अब आप कहोगे नहीं, हमने तो खेड़ा, अहमदाबाद और जो है चंपारण पढ़ा था खाली, हमने तो यह सोचा ही नहीं। ये क्या होगा, आपको वो सोचने और लिंक करने से आपको क्या करेगा, प्रेरित करेगा। सो यहां पर जो है हम सिलेबस एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको समझ में आया कि बिना इसके जो है वो आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।